रिटेलर सबसे ज्यादा इसमें रिटेलर का प्रॉब्लम है। रिटेलर एक्चुअली आप देखेंगे तो इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। रिटेलर के पास तो 150-200 स्क्वायर फीट की दुकान है। अभी वो किस तरह प्रोडक्ट रखेगा अपने दुकान पे, कितना कैपिटल वो अपने दुकान पे लगाएगा, कितना इन्वेस्ट करेगा वो, राइट? क्योंकि उसको पता नहीं कि आज ये प्रोडक्ट बिक रहा है, कल वो प्रोडक्ट बिक रहा है। और आपको पता है कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जनरली 2 साल की शेल्फ लाइफ होती है। तो अगर वो प्रोडक्ट नहीं बिका तो उसका कैपिटल जो उसमें लगा हुआ है वो उसको कंपनी से जाके क्लेम करना पड़ेगा, उसमें समय जाएगा। तो एक आप रिटेल का बिजनेस देखेंगे, रिटेल फार्मेसी का बिजनेस। तो रिटेल फार्मेसी का बिजनेस आप लोग ने भी अपने टाइम पे दवाई खरीदी होगी, सबने कभी ना कभी तो मेडिकल शॉप में गए होंगे, राइट? आप जब मेडिकल शॉप में जाते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है मेडिकल शॉप से? मतलब आप कैसे ये जज करते हैं कि ये अच्छा शॉप है या अच्छा नहीं है? ये तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता सकते हैं। अवेलेबिलिटी है, सब कुछ मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। आप एक जब मेडिकल शॉप में जा रहे हैं, वहां आप शॉपिंग के लिए तो जा नहीं रहे हैं, आप कोई क्रोमा में तो जा नहीं रहे कि मुझे 10 तरह की टीवी चला के देखनी है कि किसका रंग अच्छा है, किसका साउंड अच्छा है। मेडिकल शॉप में तो आप एक पर्चा लेके जा रहे हैं, उस पर्चे पे डॉक्टर ने कुछ घसीट के लिखा है, राइट, जो आप पढ़ नहीं पा रहे। आप उसको दे रहे हैं, वो उसको समझेगा क्या लिखा हुआ है और आपको वो दवाई दे देगा, राइट? आप वहां पे कोई शॉपिंग एक्सपीरियंस तो आपको नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा वही दुकान चलेगी जिसके पास सब कुछ मिल जाता है। अगर पर्चे में 5 दवाइयां लिखी हैं और 5 की 5 मिल गई उसी दुकान पे, तो वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन होगा आपके लिए और पेशेंट के लिए, हमारे लिए, राइट? कि मुझे और तो कुछ चाहिए नहीं था, मुझे चाहिए था कि जो 5 दवाई लिखी है वो 5 मुझे मिल जानी चाहिए। तो मेडिकल बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका अवेलेबिलिटी, उसके पास फिल रेट, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं फिल रेट। मतलब 5 दिया, 5 मांगा, 5 मिल गया, मीन्स 100% फिल रेट हो गया उसका, राइट? वो दुकान में कितना भी बत्ती पंखा एसी लगा दे, अगर उसका फिल रेट नहीं अच्छा है तो उसकी दुकान नहीं चलेगी। और अगर फिल रेट बहुत अच्छा है तो उसकी दुकान अच्छी चलेगी, सिंपल लैंग्वेज में। और हमारा एम यही है कि हम उसको 100% फिल रेट दे दें। मतलब आज रिटेलर आगे जो भी बेच रहा है वो कहीं ना कहीं से तो बाई कर रहा है, तभी वो आगे बेच पा रहा है। तो वो हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है तो उसको सारी चीजें एक जगह पे मिल जाती है। एंटायर मीन्स सब कुछ अवेलेबल है। तो इसीलिए हमारा बिजनेस ग्रो करता है, क्योंकि हम उसको एक बहुत अच्छा फिल रेट देते हैं और समय पे दे देते हैं। ये मार्केट अगर आप हिंदुस्तान का देखेंगे तो $33 बिलियन है मेडिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्लस मेडिकल डिवाइसेस, जैसे स्टेंट हो गया, इम्प्लांट्स हो गया, पेस मेकर्स हो गया, बहुत अलग टाइप के कैथेटर्स हो गया, नीडल्स हो गया, सिरिंजेस हो गया। ये सारे को मिला के करीब 2,70,000 करोड़ का ये मार्केट है, राइट? और इसी मार्केट को हम टैप करना चाह रहे हैं और इसी मार्केट में हम खेल रहे हैं। और ये मार्केट 2,70,000 करोड़ का अच्छा ग्रो भी हो रहा है। 10-11% से ये मार्केट ग्रो हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी बहुत सारी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी भी इंडिया का जो स्पेंड ऑन हेल्थ केयर है वो बाकी ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करेंगे तो 1/3 ही है। मतलब इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ 3% हेल्थ केयर पे स्पेंड करता है, ग्लोबली ये नंबर 10 से 11% है। तो अभी भी इंडिया में बहुत हेल्थ केयर का स्कोप है। तो ये एक अट्रैक्टिव मार्केट में हम लोग प्ले कर रहे हैं। और इस अट्रैक्टिव मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो पैन इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका शेयर बढ़ रहा है, उनका ग्रोथ रेट हाइयर है, क्योंकि उनके पास कैपिटल है। अभी जैसे हमारी जैसी कंपनी हो गई, हम आपके पास आके आईपीओ करके कैपिटल रेज कर रहे हैं, छोटा डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं आ पाएगा, राइट? उसका तो एक बन जाएगा। तो इसी वजह से बिजनेस का ग्रोथ होता जा रहा है, कंपनियां जुड़ती जा रही हैं, कस्टमर जुड़ते जा रहे हैं। मेन स्ट्रेंथ हम लोग का क्या है? सबसे पहला स्ट्रेंथ है बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है। बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट में आप लीड कर रहे हो, हम लोग लीड कर रहे हैं,
राइट। जैसे मैंने बोला बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले इंडिया में अभी कंसोलिडेशन पूरी तरह से हुआ नहीं है, होने वाला है, ट्रेंड चालू हो गया है और उस ट्रेंड में हम फोरफ्रंट में हैं, हम लीड कर रहे हैं उस ट्रेंड में। तो नेचुरली जैसे ये मैक्रो फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं वैसे वैसे कंपनी को उसका बेनिफिट मिलता जा रहा है। सेकेंडली ऑलरेडी हम लोग ने बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल इंडिया में बना लिया है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में हमारा नेटवर्क बन गया है। एक 81,000 फार्मेसीज को अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो मोटा मोटी 10 में से एक फार्मेसी हमसे ले रहा है, राइट। और 3,400 हॉस्पिटल, बहुत बड़ा नेटवर्क बना चुके हैं हम लोग लास्ट 5 सालों में। अभी हमारा नेक्स्ट 5 इयर्स का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि इस नेटवर्क को पूरे इंडिया में फैला दें। अभी ये भी आप देखोगे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं इंडिया के जहां हम लोग अभी भी इतनी बड़ी तरीके से प्रेजेंट नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में ही हम लोग प्रेजेंट नहीं है, हम लोग बड़ौदा में है लेकिन अहमदाबाद में नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी सिटीज है जहां पे हम लोग को अपना और प्रेजेंस बढ़ाना है। हम लोग ने बहुत सारे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अक्रॉस इंडिया अक्वायर किया है। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको या तो बिजनेस नहीं चलाना था या उनकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं थी जो ये बिजनेस में इंटरेस्टेड थी, या फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बोल रहे हैं हम लोग अपने लेवल पे जितना बड़ा बनना था बन गए हैं, अब हमको इससे और बड़ा बनना है तो किसी बड़े पार्टनर के साथ में चलना पड़ेगा। तो ऐसे 34 डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोग ने ऑल ओवर इंडिया लास्ट 5 सालों में अक्वायर करके अपने में इंटीग्रेट किया है। फार्मा कंपनी है तो वो आपके पास आएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम लोग का 2 बिजनेस है। एक है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मैं आज इंटास का भी नेफ्रोलॉजी बेचता हूं, वोकार्ट का भी बेचता हूं, रोज का भी बेचता हूं, और जो बाकी कंपनी है नोवार्टिस का भी बेचता हूं, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट मैं बेचूंगा, लेकिन उसमें मैं मार्केटिंग एंड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। रिटेलर जो मांग रहा है वो मैं दे रहा हूं। नहीं, आप बोल रहे हो कि आपने एमआर रखा है। हाँ, जहां पे मेरा मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर मैंने रोज से नेफ्रोलॉजी की मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया, वहां पे मैं किसी और का मार्केट नहीं करूंगा। वहां फिर मैं नोवार्टिस को प्रमोट नहीं करूंगा या इंटास को प्रमोट नहीं करूंगा, उनका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। मतलब मेरा मेडिकल रेप जाके सिर्फ और सिर्फ रोज की बात करेगा डॉक्टर से, वो बाकी कंपनी की बात नहीं करेगा। जो आपके पास प्रोडक्ट आते हैं, सपोज इंटास का आया तो एक्सक्लूसिव आपके पास आएगा कि 2-3 अलग मेड प्लस भी क्या पास आएगा, आपके पास भी आएगा? नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं आता। अच्छा, अभी इस मतलब कंपनी के मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एक ही सिटी में, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी मल्टीपल कंपनीज हैं। आप जैसे मान लीजिए अगर इंटास का मैं बेच रहा हूं तो मैं भी इंटास के कॉम्पिटिटर कंपनी को अपने पास रख सकता हूं और इंटास भी कोई दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट कर सकता है। दोनों साइड में एक्सक्लूसिविटी नहीं है। तो आप जो पैन इंडिया जो करते हो तो कोई कंपनी आपको बोलती है ना कि भाई ये मेरा जो टारगेट है तो ये रहेगा तो मैं आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन सीख दूंगा, ऐसा कोई कंपनी तो बोलेगी ना आपको? नहीं, देखिए जो टारगेट होता है वो उनके सेल्स के लोगों का होता है, राइट। क्योंकि सेल्स उनके हाथ में है। डॉक्टर से वो लोग मिल रहे हैं, हम तो नहीं मिल रहे डॉक्टर से डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर डॉक्टर लिखेगा तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, अगर डॉक्टर नहीं लिखेगा तो मेरा काम है प्रोडक्ट स्टॉक करके रखना, और मैं प्रोडक्ट की स्टॉकिंग आपके सेल्स के अनुसार करूंगा। अगर आपका ज्यादा बिक रहा है तो मैं ज्यादा रखूंगा, कम बिक रहा है तो कम रखूंगा। Company incurred loss for last 3 fiscal and turned the corner in H1 FY24. What is the carried forward loss, and when the company will be on break-even point? So in last 3 years, at an operating profit level, we were profitable for last 3 years also, right? Profit after tax level पे हमारा losses था, जो कि first 6 months of this year में profit after tax भी पॉजिटिव है। करीब 11.5 करोड़ की प्रॉफिट थी 6 महीने में। ब्रेक इवन आ गया है, लॉस वाइप आउट हो गया है आपका। accumulated losses अपने पास होगा थोड़ा राम। Yeah, we do have accumulated losses at entity level, which we will claim the tax benefit in future. We started reporting profits now, so we will start adjusting those accumulated. लेकिन नेट लेवल पे लॉस क्यों हुआ?
क्योंकि ये 5 सालों में हम लोग ने इतना इन्वेस्ट किया ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ऑल ओवर कंट्री में 77 वेयर हाउसेज लगाए, 3000 लोग को रिक्रूट किया, 1900 कंपनियों के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, इतना बड़ा कस्टमर बेस बनाया, टेक्नोलॉजी लगाई। बिजनेस में कभी हमेशा ऐसा होता है ना, पहले इन्वेस्टमेंट आपको पहले करना पड़ता है, रिजल्ट बाद में आता है। तो अभी रिजल्ट आना शुरू हो गया, इस साल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हो गया। During the last 3 fiscal, your EBITDA remained negative. EBITDA was always positive, sir. EBITDA was never negative. EBITDA margin Always positive. and return on net worth is negative. I think your cash flow remains negative. ROE is negative. So how you justify your premium price? एक सेकंड सर, मैं तो पहले मैं प्रॉफिटेबिलिटी पे ये आपको क्लियर करता हूँ। सर आप ये देखेंगे ना, ये एबिटा है, तो FY21 में 52 करोड़ का पॉजिटिव एबिटा था, FY22 में 51 करोड़ का था, FY23 में 85 करोड़ का है, और ये 6 महीने में 61 करोड़ का है। तो एबिटा कभी भी नेगेटिव नहीं था कंपनी का। वो मेरा सबसे पहला ये है आंसर। What about your cash flow remain negative? कैश फ्लो नेगेटिव था। ROE is negative. Return on net worth is negative. अगर आप जो सब आपका कैश फ्लो हमारा नेगेटिव क्यों होता, क्योंकि हमारा ग्रोथ इतना हो रहा था, तो ग्रोथ के लिए हम लोग वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे थे। For all activities it remain negative. Operating or in every aspect it remain negative. हाँ सर, इट्स 5 year old कंपनी ना, 5 साल में आप अगर इतना बड़ा बिजनेस बनाएंगे तो आपका शुरुआती दौर में तो इन्वेस्टमेंट रहेगा ही रहेगा। अभी मैं आपको रिटर्न ऑन कैपिटल बताता हूँ। ये 6 महीने में हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल, मतलब हमने कितना इनकम जनरेट किया और कितना कैपिटल लगा हुआ है, तो वो रेशियो करीब 12% का है, मतलब पॉजिटिव 12% है। मतलब 100 रुपए लगाए तो 12 रुपया इनकम जनरेट हुआ। तो ये सारे मेट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव हो गए हैं इस साल में, और आगे जाके और बहुत बेहतर हो जाएंगे। Also on the operating, just to clarify, sir, on your point, that operating cash flows also have 2 layers to it. One is pure operating profit and then towards working capital. So we are positive obviously on the operating cash flows all the years. And where we are investing on the growth which Prabhat was talking about is on the working capital. That means when we are growing at 36% CAGR, which is a very high growth, automatically there is an investment on the working capital of the growth. सर जो लोग पास्ट को देख के इन्वेस्ट करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट इज अबाउट फ्यूचर। आप वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे जिसका फ्यूचर अच्छा है, और वो फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए पास्ट में आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका फ्यूचर कभी भी स्ट्रांग नहीं बनेगा। Company has pledged 100% equity share of some subsidiaries. When we expect to release it? सर सब्सिडरी लेवल पे हम लोग वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं, तो उसका शेयर एज ए कोलैटरल रखते हैं। वो तो बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है अपना बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि हम कुछ उनको प्रॉपर्टी तो दे नहीं रहे हैं, हम कोई उनको, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं।